तो डी ब्लॉक के प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं और हम लोग अभी चर्चा करने चल रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। सुनना बेटा, जैसे किसी भी मेटल का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, Fe+2 ज़्यादा स्टेबल है कि Fe+3 ज़्यादा स्टेबल है, कॉपर+2 ज़्यादा स्टेबल है कि कॉपर+3 ज़्यादा स्टेबल है। जैसे हम लोगों से एटॉमिक स्ट्रक्चर में कई बार डिस्कस किया जाता है कि Fe+2 ज़्यादा स्टेबल है कि Fe+3। तो बेटा इन लोगों में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है। नॉर्मल आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 4s2 3d6, +2 स्टेट में हो गया 4s0 3d6, +3 स्टेट में हो गया 4s0 3d5 और यह हाफ फिल्ड हो गया, तो +3 स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो गया। लेकिन हर बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से स्टेबिलिटी कंपेयर नहीं हो सकता है। जैसे कॉपर में अगर हम लोग आए तो नॉर्मल कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s0 3d10, अरे बेटा कॉपर +1 स्टेट में 4s0 3d10, कॉपर +2 में ये हो जाता है 4s0 3d9। तो फुल फील्ड तो ये है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, असल में कौन सा आयन ज्यादा स्टेबल होता है वह डिपेंड करता है उस ऑक्सीडेशन स्टेट के रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू। याद रखना, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू निगेटिव में जितना छोटा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू निगेटिव में जितना कम होगा वह उतना ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ करेगा। लोअर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मोर निगेटिव द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मोर स्टेबल इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना हम अभी क्या लाइन पढ़े थे, मोर निगेटिव द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मोर स्टेबल विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना ज्यादा कम रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हुआ करेगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा क्या हुआ करेगा, स्टेबल हुआ करेगा। कॉपर के बारे में अभी हम जो बोल रहे थे, जानते हो अगर कॉपर +1 वाला रहे तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है 0.52। कॉपर के +1 का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हुआ करता है कितना, 0.52, और इसके रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हुआ करता है कितना, 0.34। अरे बेटा माइनस में तो नहीं है, लेकिन प्लस में ही सही, दोनों में कम कौन सा है, छोटा कौन सा है, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो कौन सा ज्यादा कौन सा कम यह डिपेंड करता है उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन। एक बात समझना बेटा, किसी भी, ये भी आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, किसी भी आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू 3 चीजों पर निर्भर करता है। एक चीज होता है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कितना है, दूसरा चीज होता है उसका सब्लिमेशन एनर्जी कितना होता है, तीसरा चीज होता है उसका हाइड्रेशन एनर्जी कितना होता है। यह तीनों चीज मिलकर हम लोग जब खाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर फैसला कर रहे होते हैं तो सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी को देखकर डिसाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर वही है। लेकिन कोई भी आयन का स्टेबिलिटी खासतौर पर एक्वस मीडियम में वो 3 फैक्टर या तीनों फैक्टर का रिजल्टेंट या तो रिडक्शन पोटेंशियल देखकर बोलिए, नहीं तो ये चीज याद रखिए कि रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो 3 चीजों का रिजल्ट होता है। माने रिडक्शन पोटेंशियल 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा सब्लिमेशन एनर्जी, माने पूरे मेटल के में से एटम कितना जल्दी अलग हट जाता है, और तीसरा होता है हाइड्रेशन एनर्जी। ये 3 फैक्टर मिलकर रिडक्शन पोटेंशियल को डिसाइड करते हैं। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल कौन सा कम स्टेबल, ये बात समझ में आ गया है। कौन सा ज्यादा स्टेबल कौन सा कम स्टेबल, ये कहानी समझ में आ गया है। चलिए हम चलते हैं चर्चा करने के लिए क्या चीज के बारे में, तो कलर के बारे में। जानते हो बेटा, कोई भी कंपाउंड में जो कलर, सुनो ना सब लोग मेरी तरफ ध्यान दो ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में जो कलर हुआ करता है ना, कलर होने के मूलतः 3 कारण हैं। कलर होने के मेनली 3 रीजन हो सकते हैं।
कौन कौन सा रीजन हो सकता है? तो पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डी ट्रांजिशन, माने कोई भी इलेक्ट्रॉन हो डी ऑर्बिटल में जगह खाली हो और वो इलेक्ट्रॉन हल्का सा विजिबल रीजन का एनर्जी एब्जॉर्ब करके और डी ऑर्बिटल में इधर से उधर ट्रांजिशन कर रहा हो, उसके कारण कलर होता है। कलर होने का पहला कारण हमने क्या बोला? डी ट्रांजिशन। ये मेन कारण है, सबसे प्रमुख कारण है कलर होने का। अरे बेटा, कलर होने का दूसरा कारण होता है जिसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर। कलर होने का जो दूसरा कारण होता है उसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? पहला कारण हमने बोला था डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन। जो दूसरा कारण हमने बोला वो क्या बोला था? चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर, ये चार्ज ट्रांसफर वाला फैक्टर कलर करता है KMnO4 या K2Cr2O7 जैसे मॉलिक्यूल में। KMnO4 या K2Cr2O7 को देखोगे ना तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई dt। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे KMnO4 को देख। अरे बेटा, KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -8 + 1 + 7 है। Mn + 7 में Mn का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4s2 और 3d5 हो जाता है। बोल हाँ। अब 7 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दे तो वो पूरा का पूरा खाली, कहीं कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा? नहीं बचा। लेकिन फिर भी ये कलर्ड होता है। हम लोग जानते हैं KMnO4 का कलर कैसा होता है? पिंक कलर का हुआ करता है। तो कलर आया कहां से? तो कलर आने का कारण है चार्ज ट्रांसफर। तो वो चार्ज ट्रांसफर में होता क्या है? ये MnO4- जो आयन है उसमें ये Mn है, एक तरफ ये O- है, एक तरफ ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। माय डियर, जानते हो यहाँ कहानी क्या है? यही ना MnO4- आयन का स्ट्रक्चर हो गया। ये बीच वाला जो सेंटर है, इस सेंटर पर इलेक्ट्रॉन की भयंकर कमी है, डिफिशियंसी है, बिकॉज द मेटल आयन इज प्रेजेंट इन +7 स्टेट। उसका इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा लुट पिट चुका है, वहां इलेक्ट्रॉन का भयंकर कमी है। On the other hand, we have another center having excess of electron. दूसरे तरफ हमारे पास एक ऐसा सेंटर है जहां इलेक्ट्रॉन का आधिक्य है, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। होता क्या है कि जब विजिबल रीजन के लाइट के फोटोन आकर टकराते हैं तो विजुअल रीजन के लाइट के फोटोन, यहां वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन का इधर की तरफ जबरदस्त अट्रैक्शन होगा। नहीं, बगल वाला सेंटर +7 स्टेट है, बाहरी इलेक्ट्रॉन का उसके तरफ जबरदस्त अट्रैक्शन होगा। और विजुअल रीजन में जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पड़ता है तो फोटोन यहां आकर टकराता है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा देर के लिए यहां चला आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां चला आए तो थोड़ा देर के लिए ये -2 से -1 स्टेट में, थोड़ा देर के लिए ये +7 से +6 स्टेट में। तो विजिबल रीजन में लाइट का एब्जॉर्ब, विजिबल रीजन में अगर फोटोन का एब्जॉर्प्शन होगा तो वही तो कलर होने के लिए पर्याप्त कारण है। बात समझे? विजुअल रीजन में अगर लाइट एब्जॉर्ब होगा उसीलिए ना कलर आता है। 7 में से, 7 कलर में से कोई एक एब्जॉर्ब हो गया यहाँ इसके लिए, बाकी 6 रिफ्लेक्ट हुआ, तो 6 ने मिलके जो कलर दिखाना चाहिए वो कलर दिखा देता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल मेटल एटम बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो लोग कलर दिखा जाते हैं। कौन सा कारण से? चार्ज ट्रांसफर वाले कारण से। अगर आपसे कभी किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि KMnO4 या K2Cr2O7 के कलर के पीछे का फैक्टर क्या है, इन लोगों में कलर होने का कारण क्या है, तो क्या बोलेंगे? चार्ज ट्रांसफर होता है। अरे बेटा, तीसरा फैक्टर अगर हम लोग कलर के बारे में बात करें तो ये होता है इम्प्यूरिटी के कारण। ये होता है क्या चीज के कारण? इम्प्यूरिटी के कारण। ठीक है, इम्प्यूरिटी के कारण भी कलर होता है, डिफेक्ट के कारण, डिफेक्ट भी बोल सकते हैं ना इम्प्यूरिटी को, डिफेक्ट के कारण भी कलर। डिफेक्ट के कारण कलर होने का सर्वोत्तम उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं, इनफैक्ट ये इससे ज्यादा होता है डिफेक्ट के कारण कलर। सबसे ज्यादा कलर इसके कारण, फिर इसके, इसमें कम एग्जाम्पल है। जैसे जेडेनो को हम लोग, जेडेनो जो होता है ना, जब तक ठंडा है तब तक कलरलेस होता है, थोड़ा हीट कर दो तो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जिंक ऑक्साइड के सॉलिड को जब तक वो नॉर्मल स्टेट में है तब तक उसका कलर कैसा रह जाता है? कलरलेस, व्हाइट। और थोड़ा हीट कर दो तो वो कैसा कलर में बदल जाता है? येलो कलर में बदल जाता है, येलो। तो कारण क्या है? कारण उसका ये है कि जैसे ही हम लोग उसको हीट करते हैं, कुछ ऑक्सीजन के एटम उसके नॉर्मल लैटिस से बाहर निकल जाता है।
तो वो बाहर निकलने में जो एनर्जी उसने विजुअल रीजन से एब्जॉर्ब किया है उसके कारण उसमें कलर आने लगता है। तो बात समझे? तो डिफेक्ट के कारण भी कलर हुआ करता है। डिफेक्ट ऑल्सो कॉजेज कलर। डिफेक्ट के कारण बहुत से आप पढ़े ना, एफ सेंटर बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है, फार्बिजेंटम सेंटर बोला करते हैं। सॉलिड में सॉलिड के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाए तो उसको हम लोग फार्बिजेंटम सेंटर बोला करते हैं। तो हम लोग कलर के बारे में चर्चा कर रहे थे कि कलर किन किन कारणों से होता है। अरे बेटा जानते हो एक चीज, कलर में ध्यान से सुनना, कलर में एक बात पक्का है कि विजुअल रीजन में एब्जॉर्प्शन अगर मॉलिक्यूल दिखाएगा, बाकी के तरह के फ्रीक्वेंसी को अगर रिफ्लेक्ट करेगा तो इट विल काउज सम कलर ऑफ द सब्सटेंस। ये सब्सटेंस में कोई ना कोई कलर दिखाने का काम करेगा। अब सवाल ये है कि विजुअल रीजन का जो वेवलेंथ होता है वो हम लोग जानते हैं। विजुअल रीजन का जो वेवलेंथ होता है वो 4000 से लेके 6500 4000 से लेके 6500 एंगस्ट्रम तक का वेवलेंथ होता है। अगर हम लोग से पूछा जाए कि कौन सा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने पर कैसा कलर होगा, जैसे हम लोगों को एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मॉड्यूल बनाए हो तो ऐसा अक्सर देखने को मिलेगा क्वेश्चन कि कोई कॉम्प्लेक्स है, उसने रेड रीजन में एब्जॉर्प्शन किया है, तो बताओ वो कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होगा। तो इसको पता करने का एक बहुत आसान सा टेक्निक मुंशल नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, और उनके टेक्निक को हम लोग बोलते हैं मुंशल व्हील बोलते हैं। उनके टेक्निक को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज? मुंशल व्हील के नाम से इसको पुकारते हैं। MUNSHEL मुंशल व्हील, MUNSHEL मुंशल व्हील इसको बोलते हैं। अरे बेटा मुंशल व्हील में किया क्या गया है जानते हो? मुंशल व्हील में किया ये गया है कि यहाँ पर 3 ऐसे क्रॉस कर दिए गए हैं, ठीक है, और जो 7 कलर्स होता है उसमें से एक को मेंशन नहीं करना है। यहां पर हम लोग ROYGBV इंडिगो को सिर्फ नहीं लिखे हैं, ठीक है। किसको नहीं लिखे हैं? इंडिगो को। ये 6 कलर हो गया, और यह 6 एक दूसरे का उन्होंने कंप्लीमेंट्री कलर बोला। मुंशल साहब ने अपने शब्दों में, कंप्लीमेंट्री वो एक अलग चीज है, यहां पर मुंशल साहब ने अपोजिट व्हील में अपोजिट जो लगे हुए हैं उनको उन्होंने क्या बोला? कंप्लीमेंट्री कलर बोला, ठीक है बेटा। अब सुनो बात क्या, मुंशल साहब का कहना था कि अगर एक कंप्लीमेंट्री का एब्जॉर्प्शन हो तो कंपाउंड का कलर दूसरे कंप्लीमेंट्री में दिखेगा। माने अगर कोई कॉम्प्लेक्स रेड रीजन में एब्जॉर्प्शन करे तो वो कैसा दिखेगा? अगर ऑरेंज रीजन का लाइट एब्जॉर्ब करे तो कैसा दिखेगा? अरे बेटा जानते हो ये ऐसा या इससे आगे के तरफ का बोलना है, माने ब्लू या ब्लू और वॉयलेट के बीच का कलर दिखेगा। बात समझे? एकदम बिल्कुल परफेक्ट रेड रीजन का एब्जॉर्प्शन होगा तो ग्रीनिश ब्लू कलर दिखा करेगा। ध्यान दिए हम क्या बोल रहे हैं? और सुनो ना, जो वेवलेंथ हम लोग बोले थे ना, हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रेड का और सबसे कम वेवलेंथ होता है वॉयलेट का। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ माने 6500 वाला ये होगा, इसका जो एंगस्ट्रम होगा वो कितना हो जाएगा? 6500 हो जाएगा। अरे बेटा 6500 इसका हो गया तो ऑरेंज वाले का कितना हो जाएगा? 500 घटाते चले जाना। ऑरेंज वाले का जो हो जाता है वो कितना हो जाता है? 6000 एंगस्ट्रम हो जाएगा। और येलो वाले का जो हो जाएगा वो जानते हो, ये यहाँ पर 500 घटाएंगे तो 5500, ये लगभग 5800 होता है, ठीक है। 5800 एंगस्ट्रम इसका होता है। उससे और थोड़ा सा कम कर दो तो उसका कितना होना चाहिए? ये मान लो अगर इसको 55 होना चाहिए था ना, इसको 5, तो 5 के ही आसपास होता है, वो हो जाता है 4900 अप्रोक्सीमेट। हम 5000 ही लिखते थे। ये अगर 5000 है तो ये कितना होना चाहिए था? 45, ये 4500 ही होता है। और ये फिर कितना होना चाहिए? 400 एंगस्ट्रम होना चाहिए था, ठीक है। ये 400 का
4000 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए था। अब अगर हम लोगों को वेवलेंथ नाम देकर ये पूछे कि कोई कॉम्प्लेक्स है और उसने एब्जॉर्ब किया है 6000 एंगस्ट्रॉम वाला वेव एब्जॉर्ब किया है, तो बताओ वो कैसा कलर दिखेगा। तो कैसा कलर दिखेगा ये हम लोग बता सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग सोच समझ के जवाब देना। जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स है और उसने वॉयलेट रीजन में लाइट एब्जॉर्ब किया है तो कैसा दिखेगा? बिल्कुल सही। अगर ब्लू रीजन में एब्जॉर्ब किया है तो कैसा दिखेगा? ब्लू रीजन में एब्जॉर्ब, ब्लू कहां गया? ब्लू रीजन में एब्जॉर्ब किया है तो वो कैसा दिखेगा? ऑरेंज या येलो के बीच का कलर यही दिखेगा ना। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ऐसा ही देखना है। ये बात समझ में आ गया। नाम कलर का या कलर का वेवलेंथ दे दे तो दोनों हालत में कलर कैसा होगा मोटा मोटा दिमाग में फिर वेवलेंथ भी याद रह जाएगा। रेड वाले का खाली याद रखना कि 6500 उसको पुट करना है, अब 500 फिर घटाते चले जाना है। मोटा मोटा सही है वो, 500 घटाते जाएंगे तो लगभग बिल्कुल सही ही हम लोग अंदाज लगाएंगे। तो ये कहानी मुंसन व्हील का कहानी समझ में आ गया है। कलर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग कर लिया करेंगे। अरे बेटा, कलर से रिलेटेड अगर हम लोग चलें तो चलते हैं हम लोग चर्चा करने के लिए मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। तो ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं, जिंक फैमिली को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। बाकी सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। और उनका मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना हो तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का जो अपना फॉर्मूला है स्क्वायर रूट n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटन, उसके द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। जितने भी ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनमें बड़ा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होता है क्या चीज का? उनमें बड़ा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होता है कॉम्प्लेक्स बनाने का। ट्रांजिशन मेटल्स में स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होता है क्या चीज का? कॉम्प्लेक्स बनाने का। वो लोग कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी खूब बनाया करते हैं। बहुत सारा ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट के रूप में भी यूज होता है। प्लेटिनम याद है हम लोग चर्चा किए थे, इसका यूज होता था कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 बनाने में। प्लेटिनम महंगा पड़ता था तब ना V2O5 का यूज होने लगा था। तो V2O5 भी कैटलिस्ट याद रखना H2SO4 बनाने में। आयरन का यूज किया जाता था हैबर प्रोसेस में। निकल हाइड्रोजनेशन में यूज किया जाता था। MnO2 KClO3 से ऑक्सीजन बनाने में कैटलिस्ट के रूप में यूज करते थे। ऑक्सीजन जब बनाते तो MnO2 कैटलिस्ट यूज करते थे ना। तो इनका ढेर सारा कैटलिस्ट बनाने में भी यूज किया जाता है। अरे बेटा, ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में एक बात हमको बताना जरूरी है। जानते हो, इनके ऑक्साइड्स जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं ना तो वह बेस के तरह काम करते हैं। ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं। हम लोग पढ़ते आए हैं कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, सही भी है। ट्रांजिशन मेटल के साथ हमको कहना ये है कि इनके जो ऑक्साइड होते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो वो बेसिक नेचर शो करते हैं, लेकिन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में फिर एसिडिक के तरह बिहेव करने लगते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये बिहेव करने लगते हैं क्या चीज के तरह? एसिडिक के तरह बिहेव करने लगते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो CrO3 ये ब्रोमिक एसिड का एनहाइड्राइड, H2CrO4 का एनहाइड्राइड हो गया ये CrO3, H2CrO4 का एनहाइड्राइड हो गया वो। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे MnO3 या Mn2O7 ये सब एसिडिक हो जाता है, जबकि MnO, Mn2O3 ये सब जो होता है वो शुरुआती ऑक्साइड्स जो होते हैं वो नेचर में कैसे हो जाते हैं? वो बेसिक के तरह हुआ करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अरे बेटा, ये हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी तक क्या चीज के बारे में? तो अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे ट्रांजिशन फैमिली के जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग एक एक इंडिविजुअल मेटल के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। और इंडिविजुअल मेटल में हम लोगों को इतने मेटल का एक्सट्रैक्शन और उनके प्रॉपर्टीज और उनके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। हम लोगों को पढ़ना है आयरन के बारे में, हम लोगों को पढ़ना है आयरन के बाद कॉपर के बारे में। कॉपर फैमिली में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड तीनों पढ़ना है। जिंक फैमिली में जिंक के बारे में पढ़ना है। मरकरी अब हटा दिया है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मरकरी के बारे में भी पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ट्रांजिशन फैमिली में इतने मेटल का एक्सट्रैक्शन हम लोगों को पढ़ना है। कॉपर फैमिली में 3, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड।
जिंक हो गया और आयरन हो गया, इतने मेटल का Hg का भी पढ़ाएंगे। तो इतने मेटल का एक्सट्रैक्शन एक एक करके हम लोग चर्चा करते चलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा पूछा जाता है या तो आयरन से रिलेटेड ही पूछा जाएगा या फिर कॉपर, ज़्यादा क्वेश्चन कॉपर से पूछा जाता है। तो हम लोग चलते हैं एक एक मेटल के बारे में चर्चा करने के लिए। तो आज हम लोग सबसे पहले चल रहे हैं चर्चा करने के लिए क्या चीज के बारे में, तो आयरन के बारे में। जानते हैं बेटा आयरन के इंपॉर्टेंट ओर, तो आयरन के इंपॉर्टेंट ओर हेमेटाइट या मैग्नेटाइट ओर होता है। हेमेटाइट ओर, हेमेटाइट ओर बोलते हैं हम लोग क्या चीज को, तो हेमेटाइट ओर हम लोग बोलते हैं Fe2O3 को, Fe2O3 को हेमेटाइट। अरे बेटा मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट हम लोग बोलते हैं क्या चीज को, Fe3O4 को, इसको हम लोग बोला करते हैं क्या चीज, मैग्नेटाइट बोला करते हैं। जानते हो एक बात ध्यान रखना, ये Fe3O4 जो होता है ना, यह असल में दो ऑक्साइड का मिक्सचर है, एक है FeO और एक है Fe2O3। ये असल में दो ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, कौन, Fe3O4। सुनो ना, यहाँ पर FeO जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2 + 2, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। दो आयरन पे +6, एक पे +3। अरे बेटा अगर कहीं पर ऐसा क्वेश्चन हो, सबका ध्यान मेरे तरफ हो, अगर कहीं पर ऐसा क्वेश्चन हो कि Fe3O4 का ऑक्सीडेशन किया गया तो कितने आयरन के एटम ऑक्सीडाइज होंगे, यह दोनों तो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में खाली एक एक का ऑक्सीडेशन होगा। और कहीं पर अगर क्वेश्चन हो कि Fe3O4 का रिडक्शन किया गया है तो कितने रिड्यूस होंगे, दो रिड्यूस होंगे, क्योंकि दो ही ना +3 स्टेट में है, तो दो रिड्यूस होकर +2 स्टेट में आ जाएंगे। ये बात समझे। हाँ, अगर मान ले कहीं पर Fe+3 कोई भी मेटल अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोई भी मेटल अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे आयरन यहाँ +3 स्टेट में है। अरे बेटा इसको अगर रिड्यूस करेंगे हम लोग तो दो ऑप्शन है, ये या तो यहाँ आ जाए या तो डायरेक्ट इसमें बदल जाए, दो ऑप्शन है ना। अगर कहीं पर आयरन के +3 स्टेट को रिड्यूस किया जा रहा है तो आपके पास दो काम हो सकता है, पहला तो ये या तो यहाँ बदल जाए या ये तो डायरेक्ट इसमें आ जाए, ये दोनों काम हो सकता है। जानते हो बेटा बात क्या है, बात यह है कि अगर किसी मेटल को अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग रिड्यूस करना शुरू करते हैं तो वो बीच वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में बदल जाता है। ये बदलने के लिए बहुत ज्यादा मजबूत रिड्यूसिंग एजेंट का जरूरत पड़ता है। बात समझे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से रिड्यूस करेंगे तो न्यूट्रल में आने के लिए वो ज्यादा चांस है कि न्यूट्रल में ना आएगा, अपने बीच वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में ही कन्वर्ट होकर रह जाएगा। ठीक ठाक। ये लाइन बहुत ज्यादा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, स्टोइकियोमेट्री में कहीं कहीं पर ये लाइन बहुत काम आ जाता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। खैर हम अभी चर्चा कर रहे थे आयरन के ओर के बारे में, और आयरन के ओर में अभी तक हमने दो इंपॉर्टेंट ओर के बारे में चर्चा किया, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। जानते हैं बेटा एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीडेराइट, जिसको हम लोग बोलते हैं सीडेराइट। सीडेराइट और होता है FeCO3, इसको हम लोग सीडेराइट और बोलते हैं। और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन पायराइट, आयरन पायराइट्स। अरे बेटा सुन ना, आयरन पायराइट जो होता है ना वो होता है FeS2, FeS2 को बोलते हैं आयरन पायराइट। और एक होता है जिसको बोलते हैं चेल्कोपायराइट, एक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेल्कोपायराइट। चेल्कोपायराइट बोलते हैं CuFeS2 को। थोड़ा सा एक बात सुन लो, ये दोनों जो मॉलिक्यूल है ना ये गोल्डन कलर का हुआ करता है, ये दोनों जो मॉलिक्यूल है ये दोनों का कलर कैसा होता है। अरे बेटा एक टर्म होता है फूल्स गोल्ड, फूल्स गोल्ड का मतलब समझे, मूर्खों का सोना। फूल्स हिंदी में यही शब्द बोलते हैं, मूर्खों का सोना। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहले AIEEE जब होता था उसमें पूछा था। फूल्स गोल्ड का फॉर्मूला अगर पूछे, फूल्स गोल्ड किसको बोलते हैं, अगर ये ऑप्शन में हो तो मान दोनों में से अगर कोई एक ही ऑप्शन में हो तो दोनों में जो मिल जाए उसको टिक कर देना। अगर दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में हो तो दोनों में जो मिल जाए उसको टिक कर देना है। लेकिन अगर मान लो दोनों का दोनों ऑप्शन में है, सर वो भी है वो भी है, मेडिकल में एक बार ऐसा क्वेश्चन देखे थे, आया था,
जिसमें O भी था, O भी था, उस समय टिक करेंगे किसको? CuFeS2 को। अब दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में है तो फिर FeS2 भी मिल जाए तो उसको भी टिक कर दिया करेंगे। इतना बात समझ गए सभी लोग? चलें हम लोग आगे बढ़ना शुरू करें। आयरन जो है वो हम लोगों के कंट्री में हेमेटाइट या मैग्नेटाइट के रूप में होता है और इन्हीं से इसका मेन एक्सट्रैक्शन करते हैं। इनके लिए भी सेम प्रोसेस है, कोई अलग से प्रोसेस हम लोग नहीं करते हैं। माने आयरन पैराइट या सिडेराइट भी हो तो वो जो जनरल प्रोसेस था उसी से काम चल जाता है। अरे बेटा इनका एक्सट्रैक्शन होता कैसे है वो सब लोग ध्यान देते रहना। इनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है उसके बारे में एक एक करके बोलते चलते हैं, सभी लोग ध्यान देते चलना। हम लोग करते हैं क्या कि सबसे पहले ओर का कंसंट्रेशन किया जाता है। सबसे पहला स्टेप होता है क्या फिर? तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो ओर का कंसंट्रेशन जो हम लोग करते हैं सबसे पहले इसको हम लोग ग्रेविटी प्रोसेस के द्वारा इसका कंसंट्रेशन करते हैं। माने सूखे हुए ओर को हम लोग क्या करते हैं कि ब्लोइंग विंड के सामने में गिराते हैं। आयरन के ओर हैवियर होते हैं, इससे रिलेटेड जो अनवांटेड मटेरियल है, मिट्टी उट्टी धूल उल, वो थोड़ा सा अलग हट जाता है। और आयरन रिलेटेड ओर के कंसंट्रेशन के लिए सबसे अच्छा तरीका मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस बात समझ रहे हो? इनको क्या किया जाता है? मैग्नेटिक व्हील पे घुमाया जाता है, अनवांटेड मटेरियल दूर फेंका जाता है। मैग्नेटिक मटेरियल होने के कारण ये सब अलग हट जाते हैं। तो इस तरह से इनका कंसंट्रेशन कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इनका रोस्टिंग होता है। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है क्या चीज? दूसरा स्टेप होता है रोस्टिंग। रोस्टिंग किसको बोलते हैं आप लोग जानते हो? कंसंट्रेटेड ओर को एयर के मौजूदगी में मेल्टिंग पॉइंट के नीचे जब हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? रोस्टिंग बोलते हैं। द हीटिंग प्रोसेस ऑफ मेटेलिक ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग। जानते हो बेटा रोस्टिंग से होता क्या है? रोस्टिंग से होता सबसे पहले ये है कि जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर निकल जाता है ओर से। जो हम अगर वॉशिंग या मिट्टी जो नीचे से निकाला गया उसमें नमी है तो वो मॉइस्चर निकल जाता है। दूसरा काम ये होता है कि अगर कार्बोनेट ओर है तो कार्बोनेट ओर है, FeCO3 है, तो ये डिसोसिएट हो जाता है FeO प्लस CO2 में। अगर सल्फर आर्सेनिक फास्फोरस जैसा इंप्यूरिटी है, अगर सल्फर आर्सेनिक या फास्फोरस, अगर सल्फर आर्सेनिक या फास्फोरस जैसा इंप्यूरिटी है तो ये लोग ऑक्सीडाइज होकर अपने अपने ऑक्साइड गैस बनकर बाहर निकल जाते हैं। रोस्टिंग में इतना काम हो जाता है, ठीक है। अरे बेटा उसके बाद हम लोग करते क्या है? तो उसके बाद इसका स्मेल्टिंग करते हैं। उसके बाद इसका हम लोग क्या करते हैं? और स्मेल्टिंग किया जाता है आयरन का ब्लास्ट फर्नेस में। ये किया जाता है क्या चीज में? ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस जो होता है एक बहुत लंबा सा स्ट्रक्चर होता है। ये लगभग 50 से 60 मीटर लंबा। 50 से 60 मीटर लंबा का मतलब समझे कितना फीट? 150 से 180 फीट तक। 180 फीट समझे लगभग एक तल्ला जो ढलाई होता है वो 10 से 11 फीट पे होता है। माने 15 से 16 तल्ला मकान के आसपास, 15-16 तल्ला बिल्डिंग, इतना लंबा लंबा ब्लास्ट फर्नेस होता है। बड़ा बड़ा सा, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। तो ये बहुत बड़े स्ट्रक्चर होते हैं। ब्लास्ट फर्नेस जो होता है वो बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है। अब हमसे इधर से बनवे न करेगा बढ़िया, ठीक है छोटू? आज तो बहुत अच्छा बन गया, इतना अच्छा हमसे आज तक ना बना था। ब्लास्ट फर्नेस ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है और इसमें कप एंड कोन सिस्टम ऊपर में लगा रहता है। ये कप एंड कोन सिस्टम क्या है? अरे बेटा यहाँ पुली है और यहाँ पर एक इस तरह का अरेंजमेंट लगा है और ये नीचे से कंट्रोल होता है। अगर इसको ढील कर दीजिए, ये अगर नीचे आए तो साइड से यहाँ जो चार्ज लोड किया गया है, यहाँ जो चार्ज लोड किया गया है, माने जो चीज यहाँ डाला गया है उसके अंदर आने का रास्ता खुल जाता है।
और इसको अगर घींच दिया जाए, टाइट कर दिया जाए, तो ये इसके मुंह को क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो कप एंड कोन सिस्टम यहाँ लगा रहता है, जो समय पड़ने पर इसको बंद, अंदर में एयर टाइट होना जरूरी है। तो कप एंड कोन सिस्टम बड़ा परफेक्ट होता है, लॉक हो जाने के बाद बंद ही कर देता है। और इसमें हम लोग मिलाते क्या क्या है, तो इसमें हम लोग मिलाते हैं सबसे पहले कंसंट्रेटेड और रोस्टेड ओर, थोड़ा सा लाइमस्टोन, थोड़ा सा कोक। क्या क्या चीज मिलाते हैं इसमें? हम लोगों ने मिलाया है बाहर से क्या चीज, कंसंट्रेटेड और रोस्टेड ओर, प्लस थोड़ा सा क्या चीज, लाइमस्टोन, और प्लस थोड़ा सा क्या चीज, कोक। ये जो चीज हम मिला रहे हैं ये 8:1:4 के रेशियो में होता है। ये 8 पार्ट ये, 1 पार्ट ये, 4 पार्ट ये, 8:1:4 के रेशियो में ये तीनों चीज मिलाते हैं। अब यहाँ पर होता क्या क्या चीज है वो सभी लोग ध्यान से सुनते रहना। जानते हो पूरे ब्लास्ट फर्नेस को 3 भाग में बांटा गया है। पूरे ब्लास्ट फर्नेस को 3 भाग में बांटा गया है। एक को बोलते हैं हम लोग कंबशन जोन, एक को बोलते हैं रिडक्शन जोन, एक को बोलते हैं स्लैग फॉर्मेशन जोन। जो कंबशन जोन होता है ये लोएस्ट पार्ट ऑफ फर्नेस होता है, जहां का टेम्परेचर 1500 से 1600 डिग्री सी होता है। सबसे लोएस्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं कंबशन जोन, और यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो 1500 से लेकर 1600 डिग्री सी होता है। ठीक है, जो अपर मोस्ट जोन है उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन जोन, और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 250 से 750 डिग्री सी होता है। अपर मोस्ट को बोलते हैं क्या चीज, और यहाँ का टेम्परेचर 250 से लेकर 750 डिग्री सी होता है। और जो मिडिल जोन होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्लैग फॉर्मेशन जोन। यहाँ का टेम्परेचर 800 से लेकर 1000 डिग्री सी होता है। यहाँ का टेम्परेचर 800 से लेके 1000 डिग्री सी। टेम्परेचर कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एकदम इतना ही होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, 150 डिग्री से ऊपर नीचे हो सकता है, आसान आम बात है वो। अरे बेटा अब सब जगह रिएक्शन क्या क्या होता है वो सुनते चलना। कंबशन जोन जो है पहला वाला, कौन सा, कंबशन जोन जो है, कंबशन जोन में रिएक्शन क्या हो रहा होगा? तो कंबशन देखो करते क्या है, ये जो ऊपर से कोक पाउडर गिलाए हैं ना, नीचे ट्वियर्स बोलते हैं पाइप ओपन, माने यहाँ पाइप लगा हुआ है जिसका मुंह बाहर की तरफ है। हम लोग खूब हीटेड एयर अंदर डालते हैं, वो हीटेड एयर के कांटेक्ट में आकर जो कोक है वो जलना शुरू कर देता है। ठीक है, अंदर में जलने का काम जो शुरू करवाया गया है वो क्या चीज से करवाया गया है, हीटेड एयर के माध्यम से। तो कोक एक बार जलना शुरू करे तो क्या क्या हो जाएगा, C+O2 ये बदलता है क्या चीज में, CO2 में। ठीक है, और जानते हो बेटा बात हम किए क्या है कि वो चार्ज अंदर डालने के बाद, जो भी चीज है वो अंदर डालने के बाद इसको पैक कर दिए। पैक करने से अंदर में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, तो ये जो CO2 है यह फिर C के साथ रिएक्शन करके बदल जाता है क्या चीज में, 2CO, कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, और यही कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर उठता है और ऊपर से आ रहे पाउडर्ड मेटल के ओर को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो रिडक्शन जोन में जो रिएक्शन हो रहा होता है, कहां लिखे अब, यहां पर लिख दे, दूसरा तीसरा एक नीचे ही लिख दे। दूसरा बोल रहे थे हम लोग कौन सा चीज, रिडक्शन जोन में। रिडक्शन जोन में जो रिएक्शन हो रहा होता है वो हो ये रहा होता है कि Fe2O3 या Fe3O4 को यही CO रिड्यूस कर रहा होता है। मान लो ये Fe3O4 अगर है, इसके साथ जाकर रिएक्शन करता है कौन, CO इसके साथ रिएक्शन करेगा। जानते हो इसमें बताए थे ना, 2 आयरन है जो +3 स्टेट में है, तो पहले वो बदलेगा क्या चीज में, +2 स्टेट में। एक ठो पहले से +2 है और वो भी +2 में बदल गया, तो उधर रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 ठो +2 वाला FeO प्लस वो बदल गया क्या चीज में, ये CO2 में बदल गया। ठीक है, और अब अंत में जो यह FeO है यह फिर से कोक के साथ रिड्यूस होकर बदल जाएगा Fe में, प्लस बदल जाएगा क्या चीज में, CO2 में। तो यहाँ रिडक्शन का काम हो रहा होता है, यहाँ जो काम हो रहा होता है वो क्या चीज का काम हो रहा होता है, रिडक्शन का काम हो रहा होता है रिडक्शन जोन में।
ठीक है, अपर मोस्ट पार्ट वाला। जो बीच वाला पार्ट है वहां क्या हो रहा होता है वो सुनना। हम लोग चल रहे हैं चर्चा करने के लिए क्या चीज के बारे में, तो तीसरे जोन को क्या बोलते हैं बेटा? तीसरे जोन को बोलते हैं स्लैग फॉर्मेशन जोन। तीसरे जोन को क्या बोलते हैं? स्लैग फॉर्मेशन जोन। जानते हो आयरन में जो सिलिका है वो मेन इंप्यूरिटी के रूप में है। तो जो हमने लाइन मिलाया था, CaCO3 हमने मिलाया था, वो CaCO3 टूटता है CaO और CO2 में। और यह CaO जो है, CaO, यह सिलिका के साथ रिएक्शन करके SiO2, ये सिलिका के साथ रिएक्शन करके SiO3, जानते हो बेटा यह यहां पर क्या चीज है? गैंग है। और ये जो मिलाए हैं यहां पर बाहर से वो फ्लक्स है, और स्लैग के रूप में ये बाहर निकलता है। स्लैग के रूप में कौन बाहर निकलता है? कैल्शियम सिलिकेट बाहर निकलता है। स्लैग के रूप में बाहर निकलता है क्या चीज? कैल्शियम सिलिकेट बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये हो गया स्लैग फॉर्मेशन का होने वाला रिएक्शन। स्लैग फॉर्मेशन में होने वाले रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। जानते हैं होता क्या है? आयरन हैवियर होने के कारण ये सबसे नीचे लेयर में पिघला हुआ आयरन जमा हो जाता है, और उसके ऊपर के लेयर में हल्का होने के कारण पिघला हुआ स्लैग जमा हो जाता है। तो जहां तक स्लैग बना है उसके सामने ओपन अगर कर देते हैं तो ऊपर से सारा स्लैग निकल जाता है। अब बॉटम से जो ओपनिंग होता है उसको जब खोलते हैं तो वहां से हम लोगों को आयरन निकलता है। तो सबसे नीचे वाला खोलें, जब तक आयरन निकल रहा है उसको निकलने देते हैं। जैसे ही स्लैग निकलने लगता है उसको बंद कर लेते हैं, अपना मेटल आयरन हटाकर फिर स्लैग को भी बाहर निकाल के स्लैग का जो यूज होना है उस यूज में चला जाता है। यहां से जो आयरन निकलता है उस आयरन को हम लोग बोलते हैं, यहां से जो आयरन निकला है ना उस आयरन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? तो उसको बोलते हैं पिग आयरन बोलते हैं। यहां से जो आयरन निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिग आयरन बोलते हैं। ठीक है, वो पिघला हुआ वो पिग आयरन। अब उसको जब ठंडा कर देते हैं तो उसको कास्ट आयरन बोलते हैं। यही आयरन निकलने के बाद जब ठंडा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? कास्ट आयरन के नाम से पुकारते हैं। अरे बेटा सुनो ध्यान से, बात ये कहना कि अगर ध्यान देते रहना सब लोग, अगर ओर में कुछ फास्फोरस या सिलिकॉन या मैग्नीज के ऑक्साइड बचे रह गए जो कि यहां नहीं हटा रोस्टिंग के दौरान, फास्फोरस या सिलिकॉन या मैग्नीज के ऑक्साइड जो नहीं निकला है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड उनको भी रिड्यूस कर देगा। फास्फोरस के ऑक्साइड को फास्फोरस के रूप में, सिलिकॉन के ऑक्साइड को सिलिका के रूप में, मैग्नीज के ऑक्साइड को मैग्नीज के रूप में। होता क्या है कि वो जो ये जो इंप्यूरिटी है, ये जो इंप्यूरिटी है कौन कौन? फास्फोरस या सिलिकॉन या मैग्नीज, इसका अधिकतर पार्ट तो ये स्लैग जो ऊपर में है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ऊपर वाला स्लैग। लेकिन कुछ पार्ट जो है वो आयरन भी एब्जॉर्ब किया हुआ रहता है। ठीक है, वो कुछ पार्ट जो है वो क्या कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? आयरन। इसलिए यहां से जो आयरन निकलता है उसको वो स्पॉन्जी नेचर का हुआ करता है। द स्पॉन्ज आयरन विच हैज एब्जॉर्ब्ड ऑलरेडी कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीज इटीसी। तो स्पॉन्जी नेचर जो आयरन में, यहां से निकलने वाले आयरन में स्पॉन्जी नेचर डेवलप हो जाता है अगर वो एब्जॉर्ब किए हुए रहता है क्या क्या चीज को? माने एक बात समझे, यहां से निकलने वाले आयरन में इंप्यूरिटी क्या क्या होगा ये बात समझ रहे हैं? यहां से निकलने वाले आयरन में इंप्यूरिटी क्या क्या होता है? मैग्नीज या सिलिकॉन। ठीक है, कुछ कोक भी, जो कोक अंदर नहीं जल पाया है, कुछ कोक भी इंप्यूरिटी के रूप में हुआ करेगा। तो स्पॉन्जी नेचर जो होता है वो उस कारण से होता है। अब आगे सुनो, जानते हो बेटा यहां से जो आयरन निकला है वो पिघला हुआ है, और उस पिघले हुए आयरन को हम लोग क्या होते हैं? ठंडा होने देते हैं।
जब ठंडा होने देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कास्ट आयरन। और कास्ट आयरन भी जो होता है वो दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं हम लोग व्हाइट कास्ट आयरन, एक को बोलते हैं ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, जानते हैं अगर यहाँ से निकलने वाले आयरन में, यहाँ से निकलने वाले आयरन में जो कार्बन है वह कार्बन के रूप में ही मौजूद रहे, यहाँ से निकलने वाले आयरन में कार्बन अगर कार्बन के रूप में ही मौजूद रहे तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या चीज, व्हाइट कास्ट आयरन बोल देते हैं। और अगर वह कार्बन ग्रेफाइट में कन्वर्ट होकर अंदर एब्जॉर्ब हुआ है तो उसको हम लोग बोल देते हैं ग्रे कास्ट आयरन बोल देते हैं। तो यहां से निकलने वाले पिग आयरन को अगर हम लोग सडनली कूल कर दें, अचानक से उसको लोअर टेम्परेचर पर लेकर चले जाएं, तो फिर उस तरह से जो कास्ट आयरन बनता है उसको हम लोग बोल देते हैं व्हाइट कास्ट आयरन बोल देते हैं। और इसमें आयरन कार्बन जो होता है वो Fe3C के रूप में मौजूद होता है। लेकिन अगर यहाँ से निकलने वाले पिग आयरन को हम लोग स्लोली कूल करें, धीरे धीरे ठंडा होने दें, तो फिर उसको ग्रे कास्ट आयरन बोलते हैं। और ग्रे कास्ट आयरन में जो कार्बन मौजूद होता है वो ग्रेफाइट के रूप में मौजूद होता है। याद रखिएगा, कास्ट आयरन दो तरह का, एक को बोलते हैं हम लोग व्हाइट कास्ट आयरन, एक को हम लोग बोलते हैं ग्रे कास्ट आयरन। अरे बेटा, कास्ट आयरन और पिग आयरन में इम्प्यूरिटी सेम होता है, प्यूरिटी का फर्क नहीं होता है। पिग आयरन पिघला हुआ फॉर्म है, कास्ट आयरन उसी को ठंडा किया हुआ फॉर्म है। सुनो, करते क्या है, करते ये हैं कि एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग पुडलिंग बोलते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, पुडलिंग। पुडलिंग में करते क्या है कि यहाँ से जो आयरन निकला है उस पिघले हुए आयरन को हीटेड एयर से हाई प्रेशर पर, उस पर हीटेड एयर का बम्बार्डमेंट करते हैं। एयर को हाई प्रेशर पर जमा कर लिए और उस मेटल के सामने जाकर ओपन करते हैं। हीटेड एयर का मोल्टेड आयरन पर, पिघले हुए आयरन पर बम्बार्डमेंट करने के प्रोसेस को ही हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, पुडलिंग प्रोसेस बोलते हैं। पुडलिंग से होता क्या है, पुडलिंग से होता ये है कि उस आयरन में जो कार्बन है इम्प्यूरिटी के रूप में, वह कार्बन अपने ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। वो कार्बन कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज के रूप में, ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो सिलिका है या मैग्नी फॉस्फोरस है, ये सब अपने अपने ऑक्साइड के रूप में वहां से बाहर निकल जाता है। ये सब अपने अपने ऑक्साइड के रूप में वहां से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। हीटेड एयर से बम्बार्डमेंट करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पुडलिंग बोला करते हैं। अरे बेटा, पुडलिंग करने के बाद जो आयरन बचता है, पुडलिंग करने के बाद जो आयरन बचा रहता है, उस आयरन को हम लोग बोलते हैं रॉट आयरन। उस आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉट आयरन बोला करते हैं। और रॉट आयरन में कार्बन का परसेंटेज बहुत घट जाता है। यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज जो रह जाता है वह 0.1 से लेके 0.3% तक ही रह जाता है। जबकि कास्ट आयरन में कार्बन का जो परसेंटेज था वो 2.5 से लेके 5% तक था। यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज काफ़ी घट जाता है, 0.1 से लेके 0.3% तक रह जाता है। इसको हम लोग बोला करते हैं क्या चीज़, रॉट आयरन बोला करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग आयरन के एक्सट्रैक्शन के बारे में चर्चा कर रहे थे।